नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज से आपके लिए यहाँ पे शुरू की जा रही है हिंदी मॉडल पेपर सीरीज, जिसमें आपको यहाँ पे हिंदी का एक मॉडल पेपर सोल्व कराया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो 50-50 नंबर के आपके लिए यहाँ पे इस सीरीज के माध्यम से हिंदी मॉडल पेपर यहाँ पे सोल्व कराए जाएंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने आपको हिंदी व्याकरण का 30 दिन का मैंने कोर्स चलाया था, जिसमें आपके सिलेबस के अनुसार जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है आपका, वो मैंने इस 30 दिन के कोर्स में कंप्लीट कराया था। तो जिन अभ्यर्थियों ने ये कोर्स नहीं देखा है, तो निःशुल्क कोर्स है दोस्तों, बिल्कुल यूट्यूब में निःशुल्क आपको मिल जाएगा। जरधारी क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहाँ पे आपको 30 डे का ये निःशुल्क कोर्स देखने को मिल जाएगा। ये सभी वीडियोज़ आपको देखनी है और उसके बाद आपके लिए यहाँ पे शुरू की जा रही है हिंदी मॉडल पेपर सीरीज़। तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जितने भी आपके आगामी एग्ज़ाम है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड, इसमें 20 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो अब देखो, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो हिंदी मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा दी और अब इसके साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे हिंदी के। और आज से ये प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू होने जा रही है। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें गलत है। अब देखो, अवधि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भोजपुरी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जबकि जो भोजपुरी है ये आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जो खड़ी बोली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। अगर हम बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, आपको नोट करनी है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, इसका PDF आपको, ये जो मॉडल पेपर है इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप यूट्यूब गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariClasses.in। तो उस वेबसाइट में भी आपको ये मॉडल पेपर PDF डाउनलोड आप वहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गड़बड़ कौन सा शब्द है। तो गड़बड़, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, गड़बड़ एक क्या है, देशज शब्द है। गड़बड़ आप सभी लोग काफ़ी इस्तेमाल करते होंगे, तो गड़बड़ एक देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोना का पर्यायवाची। तो सोना का जो पर्यायवाची है दोस्तों, ये हो जाएगा जात रूप। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सोने के अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें, तो कनक ये भी सोने का पर्यायवाची है, स्वर्ण ये भी सोने का पर्यायवाची है, हेम हो गया, कंचन हो गया और जात रूप, ये सभी सोने के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनल का पर्यायवाची। तो अनल का पर्यायवाची है यहाँ पे अग्नि। अग्नि पावक, अनल हुतासन, दहन, वायु सखा, धूमकेतु, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन मैंने आपको जो वर्णमाला वाला टॉपिक कराया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसमें आपको बताना है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। यहाँ पे ला हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन की कुल संख्या होती है दोस्तों 4। जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं हिंदी व्याकरण में होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं। अब इसमें देखो, या को अर्धस्वर भी कहा जाता है, या और वा को कहा जाता है अर्धस्वर, रा को कहा जाता है लुंठित और ला को कहा जाता है पार्श्विक। तो प्रत्येक के जो यहाँ पे ये अलग अलग ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको नोट करना है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में विशेष तौर पर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दोस्तों, यहाँ पे ये देखने को आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं आपको 2 या 3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ। तो काफ़ी डिटेल्स में मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, और इसी प्रकार से हमारी ये सीरीज लगातार चलती जाएगी और आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, तो वहां पे लगता है पूर्ण विराम। डी ऑप्शन हो जाएगा 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज समझनी होगी। देखो यहाँ पे है, इस जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है उपमा, अनुप्रास, वक्रोक्ति और डी में है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन के हिसाब से ये सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि वक्रोक्ति अलंकार इसमें हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहां पर कहने वाला किसी शब्द को जिस अर्थ में कह रहा है, सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ निकालता है। तो कैसे यहाँ पे दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है? जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। देखो, जय कपीस, कपीस का मतलब होता है कप यानी वानर। तो यहाँ पे अगर हम पंक्ति की बात करें तो जय वानर तिहुँ लोक उजागर यानी वानर की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम आपको समझने की बात करें तो हम किसके लिए समझ रहे हैं? हनुमान जी के लिए समझ रहे हैं। कपीस का मतलब यहाँ पे वानर है, लेकिन हमें पता है कि वानर का मतलब यहाँ पे क्या है? हनुमान जी के लिए है। तो कहने वाला कुछ और कह रहा है और समझने वाला कुछ और समझ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में अंत्यानुप्रास अलंकार भी होता तो इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार भी हो सकता था। अंत्यानुप्रास अलंकार में मैंने आपको बता रखा है कि जब पंक्ति में अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो तो वहां पे क्या होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो अंतिम वर्ण देखो, सागर रावर्ण की आवृत्ति हो रही है, उजागर रावर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। और ऑप्शन में अंत्यानुप्रास नहीं है तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, जहां पर कहने वाला कुछ और कह रहा है और समझने वाला कुछ और समझ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे आपको बताना है तत्सम शब्द। तो यहाँ पे क्षेत्र हो जाएगा तत्सम शब्द। बाकी ये गधा, गाय, घर ये तत्सम शब्द नहीं है बल्कि तद्भव शब्द है। अब देखो, क्षेत्र का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा खेत। खेत क्या हो जाएगा? तद्भव। अब देखो, गधा यहाँ पे क्या है? तद्भव है। तो गधा का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा गर्दभ। गाय का तत्सम हो जाएगा गौ। और यहाँ पे जो घर है, घर का तत्सम शब्द हो जाएगा ग्रह। तो देखो, क्षेत्र यहाँ पे तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव हो जाएगा खेत। गधा तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम हो जाएगा गर्दभ। गाय तद्भव शब्द है, गाय का तत्सम रूप हो जाएगा गौ। और घर क्या है? तद्भव शब्द है तो घर का तत्सम रूप हो जाएगा ग्रह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। देखो, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास या विशेष कामना रखने वाला। जैसे आपकी कामना है कि आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, तो आपके अंदर एक तृष्णा है जॉब लगने की। तो तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक आपको बताना है, ये हो जाएगा यहाँ पे वितृष्णा। वितृष्णा का मतलब होता है जो तृष्णा का जिसमें अभाव हो, तो तृष्णा का विपरीतार्थक हो जाएगा वितृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उन्नति का संधि विच्छेद क्या है? दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन है इनमें से आपको बताना है कि आपको कितने आ रहे हैं। तो उन्नति का संधि विच्छेद आपको बताना है। उन्नति का संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन्नति, बी ऑप्शन। इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है उन्नति। उन्नति का संधि विच्छेद है उत्धन्नति। मैंने आपको व्यंजन संधि भी डिटेल्स में पढ़ा रखी है, सारे नियम पढ़ा रखे हैं मैंने आपको व्यंजन संधि के। और वहां पर मैंने आपको बताया था वर्ग के पहले वर्ण, कोई भी वर्ग है जो स्पर्शी व्यंजन में है, कवर्ग, चावर्ग, तावर्ग, टावर्ग, इन वर्गों में जो पहला वर्ण होता है, जैसे ये तवर्ग का पहला वर्ण है ता, इसके बाद यदि पंचम वर्ण आता है, जैसे ये ना आ गया तवर्ग का पंचम वर्ण, तो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो ता यहाँ पे किस में बदल गया? ना में बदल गया। देखो, ऊ तो वैसी रह गया, नति भी वैसी रह गया, लेकिन यहाँ पे ना के साथ एक और ना जुड़ गया। वो ना किसका बना? इस ता का। क्योंकि वर्ग के पहले वर्ण के बाद जब पांचवा वर्ण आता है तो पहला वर्ण पांचवें वर्ण में बदल जाता है, ये इसका नियम है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन कर सकता है?
तो संचारक हो जाएगा सही आंसर। संचारक जो फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजेश जोशी जी को उनकी किस रचना के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजेश जोशी जी को उनकी दो पंक्तियों के बीच ये इनकी एक रचना है, इसके लिए इनको 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी जी की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, एक दिन बोलेंगे पेड़, ये इनकी एक प्रमुख रचना है। नेपथ्य में हंसी और समर गाथा, ये तीन महत्वपूर्ण रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। वैसे मैंने हिंदी साहित्य भी आपको डिटेल्स में कवर करा रखा है उस 30 दिन के कोर्स में। क्वेश्चन नंबर 13 है, तत्सम शब्द है, तो इसमें तत्सम शब्द आपको बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, चत्वारी इसमें हो जाएगा तत्सम शब्द। अब देखो चत्वारी का जो तद्भव रूप हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अन्य ऑप्शन है, जैसे अढ़ाई, अढ़ाई एक तद्भव रूप है, और अढ़ाई का जो तत्सम रूप हो जाएगा अर्ध तृतीया, और मोर का तत्सम रूप हो जाएगा मयूर। तो इसमें इन 4 ऑप्शनों में तत्सम शब्द है चत्वारी, जिसका तद्भव रूप है 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो यहाँ पे आपको प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है। तो यहाँ पे गिराना हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, गिराना। देखो जब भी आप किसी को गिराओगे तो किसी न किसी की प्रेरणा पाकर आप उसको गिराओगे, तो गिराना यहाँ पे क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। उसने कहा उसे गिरा दो, तो किसी न किसी के कहने पर आप उसको गिरा रहे हो, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी गिराना। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ और पौरुष। यहाँ पे आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि नौकरी का जो शुद्ध रूप होता है इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, और नहीं बल्कि औ की मात्रा होती है ना के ऊपर, तो नौकरी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं। इसी प्रकार के 15 मॉडल पेपर का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और उसमें आपको 2 मॉडल पेपर निःशुल्क भी दिए जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कुल 17 मॉडल पेपर जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी के 17 मॉडल पेपर। क्योंकि आप देखो एग्जाम नज़दीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। हिंदी का कोर्स मैं आपको निःशुल्क कंप्लीट करा चुका हूं, और उम्मीद करते हैं कि वो कोर्स आपने ज़रूर देखा होगा। अब आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो ये मॉडल पेपर आप ले सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे देखो चरमोत्कर्ष ये शुद्ध रूप है, वांग्मय, पुनरुत्थान, डी ऑप्शन हो जाएगा हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्यकश्यपु नहीं होता है, बल्कि क्या होता है इसका शुद्ध रूप अगर हम बात करें, शुद्ध रूप, तो ये हो जाएगा हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ये है इसका शुद्ध रूप, ये अशुद्ध रूप है, ठीक है। ये हो जाएगा शुद्ध रूप हिरण्यकशिपु। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 बोलियां जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे पुंडरीक, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अन्य जो ये 3 ऑप्शन हैं, कुसुम, पुष्प और प्रसून, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? फूल के पर्यायवाची हैं। फूल का पर्यायवाची कुसुम भी, पुष्प भी और प्रसून भी। पुंडरीक हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। कमल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अरविंद, उत्पल, नलिन, पुष्कर, पंकरूह, ये कमल के प्रमुख पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से आकाश का पर्यायवाची है।
आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों व्योम। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अन्य ऑप्शन है दृग। दृग का पर्यायवाची है आंख। दृग किसका पर्यायवाची है? आंख का। विप्र, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। विप्रवर आपने सुना होगा कई बार, तो विप्र किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का। और कगार किसका पर्यायवाची है? किनारे का या तट का। किनारे या तट का पर्यायवाची है कगार। और व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण इसमें से कौन सा नहीं है? आगामी विशेषण है, शांत भी विशेषण है और काला भी विशेषण है। तुम यहां पे क्या हो जाएगा? तुम यहां पे सर्वनाम है। तुम यहां पे क्या है? सर्वनाम है, ना कि विशेषण। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है यहां पे, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिवेदन, ये मैंने आपको जो देखो संचार वाला टॉपिक और पत्र लेखन वाला टॉपिक, यहाँ से दो दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये भी मैंने कवर करा रखे हैं और इसके नोट्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के। देखो सबसे पहले समझना है कि प्रतिवेदन क्या होता है। प्रतिवेदन होता है वह लिखित सामग्री जो किसी घटना या कार्य या योजना या समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, तो उसे प्रतिवेदन रिपोर्ट कहते हैं। सामान्यतः आप अगर हम बात करें तो ये घटना की रिपोर्ट होती है। प्रतिवेदन क्या होती है? किसी घटना की रिपोर्ट। प्रतिवेदन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शिकायती प्रतिवेदन और एक होता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन के प्रकार मैंने आपको बता दे हैं 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 22 है, हस्त का तद्भव रूप। तो हस्त का तद्भव हो जाएगा हाथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, दीप शिखा किसकी रचना है? दीप शिखा रचना है महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा प्रमुख साहित्यकार रह चुकी हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना है दीप शिखा। महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। नीरजा, महत्वपूर्ण रचना है इनकी नीरजा। नीरजा के लिए इनको 1934 में सक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद अग्निरेखा इनकी एक प्रमुख रचना है, एक महत्वपूर्ण रचना है। और यामा, यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, क्योंकि यामा के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन है, ये भी किसका है? तो ये भी महादेवी वर्मा जी का है। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किसमें है? वृद्धि स्वर संधि आपको यहाँ पे बतानी है। वृद्धि स्वर संधि का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसमें आई की मात्रा और औ की मात्रा हो उसमें वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पे देखो औ की मात्रा है महोसद में, तो इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। ये कैसे बना? जब आ के साथ औ जुड़ जाता है तो उसका क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ये हुआ महाधन औषध, तो ये हो गया महोसद। आ के साथ ओ जुड़ने पर औ हो गया, तो इसे कहते हैं वृद्धि संधि। तो इसमें है वृद्धि स्वर संधि महोसद में। 25 है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। प्रस्तुत पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो यहाँ पे इसमें हो जाएगा दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार। 25 का बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 26 है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। जो चवर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 27 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे देखो कलेश, क्लेश, अब इसमें देखो सा में अंतर है, तो सी ऑप्शन होगा सही आंसर। शुद्ध वर्तनी इसमें क्लेश है, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। 28 से संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है। तो संचार प्रक्रिया में जो प्राप्तकर्ता होता है उसकी प्रतिक्रिया को कहते हैं फीडबैक।
ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। फीडबैक क्या होती है दोस्तों? फीडबैक प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिल जाता है तब वह अपने मुताबिक उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे व्यक्त कर सकता है। तो इस प्रतिक्रिया, ये देखो प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो इसे कहते हैं फीडबैक। यानी प्राप्तकर्ता द्वारा जो संदेश के बारे में जो प्रतिक्रिया दी गई है, अब वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, वो कुछ भी हो सकती है, तो उसे कहा जाता है फीडबैक, जो कि प्राप्तकर्ता द्वारा दी जाती है। 29 है ढूंढाली बोली है। तो ढूंढाली जो बोली है वो है पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाली बोली कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। जो ये पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली बोली है, इसको जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है और पूर्वी राजस्थानी, ठीक है, पूर्वी राजस्थानी भी इसको कहा जाता है। देखो जो राजस्थानी है उसके अंतर्गत एक आती है मारवाड़ी। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहा जाता है, ढूंढाली को पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है। फिर आती है मेवाती, जिसको उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है, और मालवी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी, ठीक है, दक्षिणी राजस्थानी। तो ढूंढाली बोली है पूर्वी राजस्थान की। क्वेश्चन नंबर 30 है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा मनहु, और मैंने आपको साफ साफ बता रखा है कि जहाँ पर भी ये बोधक शब्द आए, मानो, मनु या मनहु या जानो, जनु और जनहु, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका मैं आपको भाव भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की सूर्य किरणें पड़ने पर वह सुशोभित तो हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने सांवले सुंदर, श्याम सलोने यानी सांवले सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र, सोहत ओढ़े पीतपट यानी पीले वस्त्र ओढ़कर अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक माना जा रहा है यहाँ पे कुल मिला के, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है कि जिस प्रकार से नीलमणि पर्वत क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं? अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। तो यहाँ पे माना जा रहा है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है, और बोधक शब्द आ गया मनहु। तो जहाँ पर भी मानो, मनु या मनहु इस प्रकार के शब्द आते हैं, बोधक शब्द, वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 31 से उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। शैलेश मटियानी जिनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था 1931 में, और 2001 में इनका निधन भी हो चुका है। शैलेश मटियानी, इनको उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है? शैलेश मटियानी को। और 2009 में शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत की गई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर मैं बात करूं, शैलेश मटियानी जी की प्रमुख रचनाएं, मुठभेड़ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सर्पगंधा, ये क्या है? ये दोनों इनके उपन्यास हैं। और एक इनकी कहानी है महाभोज, और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि महाभोज उपन्यास है किसका? मन्नू भंडारी का, जबकि महाभोज कहानी किसकी है? तो वो है शैलेश मटियानी की। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि महाभोज उपन्यास किसका है? तो वो है मन्नू भंडारी का, और महाभोज कहानी किसकी है? तो वो है शैलेश मटियानी जी की। तो इसमें आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 32 है कौन सा शब्द देशज नहीं है? कंचन, कचोट, कंजर और करवट। कंचन शब्द क्या है? देशज शब्द नहीं है। 33 है यहाँ पे आंखें फेर लेना का अर्थ है। आंखें फेर लेना, इसका अर्थ आपको बताना है। आंखें फेर लेने का अर्थ हो जाएगा उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। जैसे कहते हैं ना कि उसने मुझे देखकर आंखें फेर ली, यानी वो मेरे प्रति क्या है?
उदासीन है। तो उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना, आंखें फेर लेने का अर्थ हो जाएगा। 34 है कौन वर्ण घोष नहीं है। घोष और अघोष वर्ण, इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ण घोष नहीं है। देखो वर्णमाला की अगर बात करें तो जो स्पर्शी व्यंजनों का जो वर्ग है उसमें जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है, अघोष होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन वर्ण घोष नहीं है, यानी जो अघोष है। तो ता यहाँ पे अघोष है, ये घोष नहीं है, या सघोष ये नहीं है, क्योंकि ये पहला वर्ण है। वर्णमाला में पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, जबकि तीसरा चौथा पांचवा ये घोष या सघोष होते हैं। और साथ ही साथ या रा लावा ये भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो रा ला या गा ये सघोष हैं या घोष हैं, जबकि ता क्या है, अघोष है। 35 है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य है। देखो विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, और विशेष्य हमेशा क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, कठोर हृदय, अशोक का कठोर हृदय। देखो अशोक कठोर नहीं है, कठोर कौन है, उसका हृदय है। तो हृदय की विशेषता यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो कठोर है, कठोर विशेषण है। और ये विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, हृदय की। तो हृदय यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो हमेशा विशेष्य कहलाता है। और यहाँ पे हृदय की विशेषता क्या है कि हृदय कठोर है। तो यहाँ पे हृदय हो जाएगा सही आंसर। 36 है निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पे आपको बतानी है, सही आंसर हो जाएगा। देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, एक क्रिया को समाप्त करने के बाद जहाँ पे दूसरी क्रिया शुरू होती है तो उस क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो सी ऑप्शन देखो, राम मोहन को मारकर भाग गया। मारना एक क्रिया हो गई, ठीक है, नंबर 1। गया यानी जाना, भाग गया भागना, ठीक है, भागना हो जाएगा यहाँ पे, भागना। तो 2 क्रिया, एक है मारना और फिर वो भाग गया यानी भागकर जाना। तो ये दूसरी क्रिया हो गई। एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया यहाँ पे शुरू हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान आपको कैसे करनी है, वाक्य प्रयोग करके। तो देखो लेख, लेख पुल्लिंग होता है। गरिमा, गरिमा तो वैसे भी स्त्री का या गर्ल्स का नाम होता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। दुख और स्पर्श ये दोनों क्या है, पुल्लिंग है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। वाक्य प्रयोग करके आप अच्छे से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 है चिरंजीव जो रिजुरे क्यों न सने गंभीर को घटी वे वृष भानुजा वे हलधर। ये हलधर है यहाँ पे, ठीक है, हाँ यहाँ पे वे हलधर के वीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार आपको यहाँ पे बताना है, और यहाँ पे जो अलंकार है वो है दोस्तों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, जहाँ पर कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं, देखो यहाँ पे 2 शब्द, एक है वृषभानुजा और एक है हलधर। यहाँ पे ठीक है, ये हलधर शब्द है। तो वृषभानुजा के भी 2 शब्द हैं। वृषभानुजा जो कि वृषभानु की बेटी है, एक अर्थ तो ये है, और दूसरा अर्थ है वृषभ। वृषभ का अर्थ होता है बैल या सांड, तो उसकी बहन, बैल की बहन। वृषभ, वृषभ का मतलब क्या होता है, बैल या सांड। तो वृषभ की बहन एक अर्थ तो ये निकल रहा है, और एक है वृषभानु की बेटी। तो वृषभानुजा के 2 अर्थ निकल गए। उसी प्रकार से हलधर, हलधर का एक अर्थ है बलराम, और दूसरा अर्थ है हल को धारण करने वाला यानी बैल। हल को धारण कौन करता है, बैल करता है। तो एक तो बलराम है हलधर का अर्थ, और एक अर्थ है बैल। तो यहाँ पे जहाँ पर क्या होता है, एक शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहाँ पे हमेशा श्लेष अलंकार होता है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। बुद्धि भ्रष्ट होना, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है यानी उस पर अकल का पत्थर पड़ गया है। अकल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 40 है। कारक के कितने भेद हैं? 40 का हो जाएगा सही आंसर डी ऑप्शन, 8 भेद हैं कारक के। इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। तो इस प्रकार से ये 8 कारक जो आपको इस प्रकार से याद होने चाहिए। कारक की कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिनको हम अपने सगे संबंधियों या जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध है उनको भेजते हैं। तो अनौपचारिक पत्र का उदाहरण हो जाएगा बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। तो मित्र के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, मित्र के साथ हमारी जान पहचान होती है, और जहाँ पर व्यक्तिगत संबंध या रिश्ते नाते या जान पहचान की बात आ जाए और वहाँ पर हम पत्राचार करते हैं तो वहाँ पर उन पत्रों को कहते हैं अनौपचारिक पत्र। विवाह पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गए, ये सारे के सारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 41 का हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन सही आंसर। 42 से बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति कहलाता है वाचाल। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 43 से पावन शब्द का सही संधि विच्छेद। पावन, इसमें हो जाएगा दोस्तों पोधन अन, डी। अब देखो अव हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा अयादि संधि। अयादि संधि में अधिकतर जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो 3 शब्दों के एग्जाम्पल मिलते हैं, 3 वर्णों के, ठीक है, 3 अक्षर होते हैं उसमें। संधि मैंने आपको बता रखा है। तो पावन में सही संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को और इसके साथ 15+ मॉडल पेपर हिंदी के 50 क्वेश्चन उसमें शामिल हैं तो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। निंदा का विलोम, निंदा का आपको विलोम बताना है। सही आंसर हो जाएगा ए, निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति। 45 से क्रोध करना सेहत के लिए हानिकारक है। इस वाक्य में क्रोध क्या है? क्रोध, क्रोध में क्या उत्पन्न हो रहा है? भाव उत्पन्न हो रहा है। क्रोध क्या है? एक भाव है, तो इसमें हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। क्रोध करना सेहत के लिए हानिकारक है, तो वाक्य में जो क्रोध है वो है भाववाचक संज्ञा। क्रोध करना, गुस्सा करना, शांत होना, ये सभी क्या है? ये एक भाव है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो हम उसके चेहरे का भाव पहचान जाते हैं कि वो क्रोधित है, तो इसलिए क्रोध क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। 46 है जिसका इलाज न हो सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। असाध्य, जो बिल्कुल आप साध्य नहीं है, जिसका इलाज नहीं हो सकता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 47 है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस रचना के लिए? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1968 में, और ये प्रथम हिंदी साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत का संबंध भी उत्तराखंड के बागेश्वर से है, कौसानी में इनका जन्म हुआ था। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। कार्य करने के बाद, देखो कार्य कर लिया और उसके बाद जांच करना, यानी पानी पीकर जाति पूछना। पानी पी लिया यानी कार्य तो आपने कर लिया और उसके बाद पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है जिसने पानी पिलाया है, तो यानी कार्य करने, पहले कार्य कर लिया और उसके बाद पूछ रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। पानी पीने के बाद वो जांच पड़ताल कर रहा है कि जाति क्या है, तो ये सही अर्थ हो जाएगा कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। इसके लिए सही कहावत हो जाएगी पानी पीकर जाति पूछना। 49 कलम का सिपाही
किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद जी की। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने ये जीवनी लिखी थी किसकी? प्रेमचंद जी की। अमृत राय द्वारा लिखित है कलम के सिपाही। और ये किसकी जीवनी है? तो ये है अमृत राय के पिता प्रेमचंद की। आज का अंतिम क्वेश्चन है और देखो इसके बाद इसकी आंसर के भी दी गई है। तो इस प्रकार से आपको सभी जो 15 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उनके प्रत्येक आंसर एक मॉडल के मतलब प्रत्येक मॉडल पेपर है और उसके नीचे उसके आंसर के दी गई, जिस प्रकार से इसकी ये पूरी आंसर के दी गई है 50 क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? ध्रुम केतु ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारे जो अन्य ऑप्शन है ये असुर के पर्यायवाची हैं। तो ये हो गए दोस्तों आज के जो हिंदी मॉडल पेपर था ये, इसके 50 क्वेश्चन। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लगातार इसी प्रकार से आपको आगे भी इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपके लिए यहाँ पे लाए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।